प्यारे बच्चों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। बच्चों, अपने इंडिया में पैसिव वॉइस को इंग्लिश ग्रामर के सबसे कंपलसरी, सबसे जबरदस्त, सबसे धांसू टॉपिक्स में से एक माना जाता है। अब बच्चों, हो सकता है कि आप पैसिव वॉइस को पहले से थोड़ा बहुत जानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन आज के वीडियो में आपको पैसिव वॉइस के बारे में कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि यार वास्तव में पैसिव वॉइस तो मैंने आज पढ़ा है। यानी इस वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस की जड़ तक, इसकी सोल, इसकी आत्मा तक पहुंचाऊंगा, इसका फुल ऑपरेशन करूंगा कि वास्तव में पैसिव वॉइस है क्या। जैसे कि हम सबको पता है कि वॉइस दो होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन आज के वीडियो में आपको पता लगेगा कि एक मिडिल वॉइस भी होता है। आज तक हम ये जानते हैं कि आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं, एक्टिव वॉइस। मिल्क इज ड्रंक बाय मी, दूध मेरे द्वारा पिया जाता है, पैसिव वॉइस। मैंने इसको एक्टिव से पैसिव में बदल दिया, ओ मैं पैसिव वॉइस सीख गया। बट बच्चों, सच तो यह है कि आई ड्रिंक मिल्क, एक्टिव वॉइस, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के लिए नहीं बना है, इसको एक्टिव में ही रहने दो। ये सारी बातें आपको आज की वीडियो में बताई जाएंगी। फिर पैसिव वॉइस है क्या, ये कैसे चेंज किया जाता है, किस तरह के सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए, किस तरह के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए, पैसिव वॉइस में बाय का यूज कब होता है, कब नहीं होता है, ये सारे क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में क्लियर होंगे। हालांकि आपके लिए तो क्वेश्चन थे ही नहीं, आपको तो बस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है और आप समझते हो कि अगर मैंने बदलना सीख लिया तो मैं पैसिव वॉइस सीख गया। बट बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हर सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते या नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस भी एक सेंटेंस को, एक बात को कहने का सिर्फ एक तरीका है और जरूरी नहीं कि वो तरीका आप हर सेंटेंस पे आजमाएं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज के वीडियो को देखने के बाद आप पैसिव वॉइस के महारथी बनने वाले हो, पैसिव वॉइस के किंग बनने वाले हो। आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि हाँ यार, पैसिव वॉइस को मैं जानता हूं अच्छे से। तो अब चलें वीडियो शुरू करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वॉइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य। अब ये वॉइस क्या है, वाच्य क्या है? तो बच्चों, वॉइस या वाच्य का अर्थ होता है बोलना, अभिव्यक्त करना। किसको बोलना, ध्यान देना, किसको बोलना? एक वर्ब को, एक क्रिया को, एक एक्शन को, एक काम को बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज वॉइस या वाच्य कहलाता है। अब जो वॉइस है वो तीन तरह के हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और मिडिल वॉइस। अब मुझे पता है आप में से अधिकांश लोग यहां इस मिडिल वॉइस पे आंख गड़ाए बैठे हो, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज है। बट बच्चों, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मुझे पता है मैं कितना भी कह लूं आपकी नजर यही है, तो मैं सबसे पहले इस मिडिल वॉइस को ही क्लियर कर देता हूं। छोटी सी बात है, आप समझ लो। और फिर अगर आपको सच बताऊं तो इसमें एक चालाकी भी है। मैं इसको पहले इसलिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, एक सिंपल सी बात है। जब मैं इसको समझा दूंगा तो यहां से बोर्ड खाली हो जाएगा, फिर मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए, मिडिल वॉइस कब होता है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, तो ऐसा कथन एक मिडिल वॉइस कहलाता है। जैसे ही इंजर्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को इंजर्ड कर लिया, चोटिल कर लिया, घायल कर लिया, प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हुए। तो बच्चों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैट लिक्ड इटसेल्फ, बिल्ली ने इटसेल्फ, खुद को लिक किया यानी चाटा। बिल्ली खुद को चाटती है ना, उस तरह से। तो यहां पे जो कैट है वही इटसेल्फ है, बिल्ली ने खुद को ही। तो ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट या रिसीवर एक ही व्यक्ति हो, तो वो सेंटेंस मिडिल वॉइस में होता है। और नेक्स्ट देखिए, सी वार्म हरसेल्फ रबिंग हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को रबिंग, रगड़ते हुए खुद को गर्म किया। तो यहां पे जो सी है वही हरसेल्फ है, उसने खुद को ही। तो ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के बाद जो वर्ड आए वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, तो फिर वो सेंटेंस एक मिडिल वॉइस सेंटेंस कहलाता है। और बच्चों, अब हम समझते हैं व्हाट इज एन एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज एन पैसिव वॉइस। बच्चों, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कोई बड़ा मसला नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। किसी एक ही बात को कहने का अंदाज, कहने का तरीका अलग अलग होता है, बात वही होती है, एक्शन वही होता है, बस उसे बोलने का तरीका बदल जाता है, यही वॉइस कहलाता है। जैसे देखिए, द कैट एट द माउस, बिल्ली ने चूहे को खाया, समझ में आ गया। और दूसरा है, द माउस वाज ईटन बाय द कैट, चूहे को बिल्ली के द्वारा खाया गया। बताओ क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। दोनों ही सेंटेंस में बिल्ली ने चूहे को खाया है, बट अंतर एक आया कि वहां हमने बोला खाया और यहां बोला वाज ईटन, खाया गया। तो ध्यान रखना, जब हमने वर्ब को बोला खाया तो एक्टिव वॉइस है, और जब बोला खाया गया तो पैसिव वॉइस है। अब बच्चों, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों ही सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जो काम है, जो एक्शन है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेम रहता है। बस एक अंतर आता है, क्या?
फोकस चेंज हो जाता है। जी हां, अगर आपने ये फोकस को चेंज करने वाली बात समझ ली तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगी। देखिए इस सेंटेंस में द कैट एट द माउस, हमारा फोकस किस पे है? कैट पे है, बिल्ली पे, कि बिल्ली ने क्या किया? चूहे को खाया। और इस सेंटेंस में द माउस वाज ईटन, चूहे को खाया गया बिल्ली के द्वारा। यहां पे हमने बिल्ली को उतना महत्व नहीं दिया, हमने इंपॉर्टेंस किसको दिया? चूहे को। हम चूहे की बात कर रहे हैं, चूहे के साथ क्या हुआ? बिल्ली ने खाया। और पहले सेंटेंस में बिल्ली ने क्या किया? चूहे को खाया, तो बिल्ली मैन है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब हमारा फोकस सब्जेक्ट पे हो तो एक्टिव वॉइस, और जो हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे हो पैसिव वॉइस। अब थोड़ा नीचे और देख लीजिए, आपको आगे पैसिव में आसानी रहेगी। देखिए जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसे हम एजेंट अथवा डूअर भी बोलते हैं। एजेंट यानी माध्यम, किसी एक्शन को करने वाला माध्यम, या फिर डूअर या करने वाला। तो ये तीनों चीज एक ही कहलाती है। और बच्चों इसके बाद मेन चीज है वर्ब या एक्शन। तो हम वर्ब को एक्शन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कोई काम हो रहा है। तो किसी सेंटेंस में जो काम हो रहा है, जो वर्ब हो रही है, जो एक्शन हो रही है, उसे कहने का अंदाज पैसिव वॉइस में बदल जाता है। कब? हमारे फोकस चेंज करने से। जब हम सब्जेक्ट पे फोकस करें एक्टिव वॉइस, जब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करें पैसिव वॉइस। और बच्चों तीसरा जो वर्ड है वो है ऑब्जेक्ट या रिसीवर। ऑब्जेक्ट कौन? जिसपे काम हो रहा है। बच्चों इस सेंटेंस में काम किस पे हो रहा है? बिल्ली ने खाया। काम किस पे हुआ? किसको खाया? इस माउस को खाया। तो बच्चों इस माउस को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, अथवा इसे हम रिसीवर भी बोलते हैं। रिसीवर कौन होता है? जो किसी एक्शन को रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे हो, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट रिसीवर, ये एक्टिव वॉइस है। अब आप इसे जस्ट उल्टा कर दो, यानी ऑब्जेक्ट रिसीवर को इधर ले आओ और सब्जेक्ट और एजेंट अथवा डूअर को इधर ले जाओ, और वर्ब यहां रहेगी, तो फिर ये पैसिव वॉइस हो गया। पर ध्यान रखना, जब ये वर्ब पैसिव वॉइस में यहां रहेगी ना, तो इसका बोलने का तरीका बदल जाएगा। जैसे कि मैं कहूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, एक्टिव वॉइस, लेकिन पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, पैसिव वॉइस, क्योंकि मैंने यहां पे फोकस किस पे कर दिया? पत्र पे कर दिया। तो अब मैं बोलूंगा लिखा जाता है। तो जब हम वर्ब को बोलते हैं, लिखा जाना, देखा जाना, कहा जाना, खाया जाना, मारा जाना, पढ़ा जाना, ये पैसिव है। जब हम सामान्य बोले, पढ़ना, लिखना, देखना, खाना, पीना, एक्टिव वॉइस। खाया जाना, देखा जाना, आया जाना, पढ़ा जाना, पैसिव वॉइस। तो वर्ब को बोलने का जो तरीका है, जो अंदाज है, वो वॉइस कहलाता है। और जब ये वॉइस चेंज होता है तो फोकस चेंज होते हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा ना। बच्चों आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की गहराई बताने से पहले, यानी हमें किस तरह के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखना या बोलना चाहिए और किस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना या बोलना चाहिए, बताने से पहले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ बेसिक बातें होती है। यानी हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बट एक बात मेरी याद रखना, आप ये बातें तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन मैं जो गहराई, मैं जो आपको एक हकीकत बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसके जस्ट बाद जो मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में कुछ अनूठी बातें बताऊंगा, कुछ गहरी बातें बताऊंगा, उनको आप मिस मत करना। देखिए यहां पे ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के बारे में खास बात यह है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है और टेंस इस तरह से चेंज होते हैं। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें एस एस लगा हो या हेल्पिंग वर्ब डू डज हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। यानी आपने गौर किया, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर हम इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी सेकंड फॉर्म हो अथवा हेल्पिंग वर्ब डिड हो, तो हम वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म तो आती है। यदि हमारे कंटीन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ध्यान रखना, जब भी आईएनजी वाली फॉर्म आए तो हम बीइंग का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इनको आप नोट कर लो, बहुत काम की चीज है ये। नेक्स्ट है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। कहां पहुंच गए? परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीन का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? बीन प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मैंने क्या लिखा? ऑल मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स है, अगर मॉडल वाला सेंटेंस आए तो हम इनके साथ बी का यूज करेंगे। ध्यान रखना, ये रहेंगे और बी लगेगा। ऐसी हैज, हैव, हैड रहेंगे, इनके साथ बीन लगेगा। और नेक्स्ट है गोइंग टू वाले सेंटेंस, तो गोइंग टू वाले सेंटेंस में भी हम बी का यूज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। और लास्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम बी का यूज करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म आती है। अब दो चार एग्जाम्पल देख लो ताकि आपको पता लगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में
कैसे बदलते हैं। जैसे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। ये सेंटेंस किस टेंस का है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये फर्स्ट वाले में से आया है। इसको हम पैसिव में चेंज करें तो ध्यान रखो, पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? फोकस चेंज कर देंगे। हम फोकस किस पे करेंगे? ऑब्जेक्ट पे करेंगे। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। राइट क्या है? वर्ब है। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इस सेंटेंस में फोकस किस पे हो रहा है? मैन, आई पे। यानी मैं क्या करता हूं? एक पत्र लिखता हूं। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो फोकस किस पे करेंगे? ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट कौन है? अ लेटर। अब बच्चों एक बात और देखिए, ये तो एक छोटा सा सेंटेंस है, इसमें 3 ही वर्ड हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। मान लो कोई बड़ा सा सेंटेंस हो तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना है? बहुत ही सिंपल विधि है। जो हमारा वर्ब है उससे आप एक क्वेश्चन करो, क्या, व्हाट। जो आंसर आएगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं क्या? अ लेटर, एक पत्र। तो इसमें अ लेटर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखिए अ लेटर हमारा सब्जेक्ट बना। अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाएंगे? इज एम आर। अब अ लेटर क्या है? सिंगुलर है तो क्या लगा दिया? इज। अब पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। तो अ लेटर इज रिटन। अब ध्यान रखना, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन बाई लगाकर। तो यहां पे बाई लगाया, और जो आई है इसको हम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे आएगा मी। ध्यान रखना, यहां पे आई को मी में, ही होता तो हिम में, सी होता तो हर में, दे होता तो देम में, वी होता तो अस में। इस तरह से हम इस प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ। अब मैंने इसमें चेंज किया, मानो यहां पे होता रोट, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। बच्चों टेंस चेंज हो गया तो हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। सेकंड फॉर्म में क्या लगाएंगे? वाज अथवा वर। अ लेटर सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया इसमें? वाज। अ लेटर वाज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था। एक बात ध्यान रखना, मैंने एक पत्र लिखा, लिखा वर्ड क्या है? एक्टिव वॉइस, और लिखा गया पैसिव वॉइस। ध्यान रखना, खेलना एक्टिव वॉइस, खेला गया पैसिव वॉइस। चलो थोड़ा और देखो आगे। जैसे ये होता है इसमें से फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जैसे इसमें होता आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ये सेंटेंस किस टेंस का है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो बच्चों एक बात पे ध्यान देना, इसमें क्या रहा है? राइटिंग। ध्यान रखना, एक बहुत ही सिंपल लॉजिक आपको बता रहा हूं एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का। यदि आपकी वर्ब आईएनजी वाली आ जाए तो आपको बीइंग की याद आ जाए। किसकी? बीइंग की। यानी आईएनजी वाली वर्ब में हम बीइंग लगाते हैं। तो देखो ए लेटर इज, अब ध्यान रखना इसमें इज एम आर वाज वर रहेंगे और बीइंग एक्स्ट्रा आएगा। अ लेटर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म हमेशा आती है रिटन बाय मी। तो देखो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, एक्टिव वॉइस का लहजा। और अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, पैसिव वॉइस का लहजा। इस लहजे पे खास ध्यान दो। ध्यान रखना जो टॉपिक है ना पैसिव वॉइस, ये वर्ब पे फोकस करता है, वर्ब के बोलने के तरीके पे। जब तक आपके वर्ब का बोलने का तरीका चेंज नहीं हो रहा, आपका पैसिव वॉइस गलत हो रहा है। बच्चों और देखो, जैसे इसमें होता हैज हैव हैड, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसकी पैसिव वॉइस बनाए, बहुत ही इजी है। देखिए थर्ड फॉर्म तो हमेशा रहेगी ए लेटर। अब ध्यान रखना हैज हैव में हैज हैव हैड रहेंगे, तो अ लेटर हैज। क्यों? आई के साथ है, अ लेटर के साथ हैज आएगा और एक्स्ट्रा क्या आएगा? बीन। अब इसको पैसिव वॉइस में बोल के देख लेते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं या मैंने एक पत्र लिख लिया है। और अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है। लिखना एक्टिव वॉइस, लिखा जा चुका है पैसिव वॉइस, लिखा जाना पैसिव वॉइस। बच्चों आगे देखिए, जैसे कैन कुड मे माइट, मॉडल में देख लीजिए। जैसे आई कैन राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख सकता हूं। बच्चों बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट हमारा वही चल रहा है एक ही, अ लेटर। अब यहां पे कैन, ध्यान रखना मॉडल जो भी तो नीचे आएगा, साथ में क्या लगेगा? बी। अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। और बच्चों इसके बाद अब देख लेते हैं गोइंग टू वाला सेंटेंस, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ये क्या है? देखिए आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूं। यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, आप ये मत समझना कि इसमें आईएनजी आ गया तो हम बीइंग को लगा दें, नहीं। ये गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर है, हम कोई काम करना शुरू करने जा रहे हैं तो हम गोइंग टू स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसमें हम बी लगाएंगे। तो देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं? अ लेटर। अ लेटर, अब अ लेटर के साथ क्या आएगा? इज। अब देखिए गोइंग टू इसमें जो भी तो रहेगा, इसके साथ आएगा बी। अ लेटर इज गोइंग टू बी, और हमेशा थर्ड फॉर्म रिटर्न।
बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखने जा रहा है। अब लास्ट में एक इंपेरेटिव सेंटेंस का देख लो। इंपेरेटिव सेंटेंस आप जानते हो, ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई आदेश दिया जाए। ऐसे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से अथवा प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं। जैसे राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। हमें कमांड दिया, आदेश दिया कि एक पत्र लिखो, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, बहुत ही सिंपल है। अब बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय खास बात का ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस लेट से शुरू होती है। तो सबसे पहले लगाइए लेट, उसके बाद लगाइए ऑब्जेक्ट, क्या है, अ लेटर, जो कि यहां बना सब्जेक्ट। तो लेट अ लेटर, अब यहां पे लगाइए बी, लेट अ लेटर बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना चाहिए। बच्चों ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो बच्चों ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय फॉलो करनी पड़ती है, यानी एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। और बच्चों अब हम समझते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को थोड़ा डीपली, जिसकी बात मैं शुरू से करता आ रहा हूं, जिसके पर्पज के लिए वीडियो बनाया गया है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अब तक इस वीडियो से खिसक गए होंगे, बट जो रुके हैं उनको आज कुछ मिलने वाला है। देखिए यहां पे मैंने 3 बातें लिखी हैं। इन बातों को बताने से पहले, ये तो थोड़ी स्पेसिफिक बात है, बट जो नॉर्मल बात, कॉमन बात, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो या दिमाग में नोट कर लो, वो ये है, कोई भी ऐसा काम जो पर्सनल किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए या 2 के द्वारा किया जाए, लेकिन उसका प्रभाव, उसका फल सिर्फ उन्हीं तक सीमित रहे, उस बात को हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। जैसे राम एक पत्र लिखता है तो राम का पत्र लिखने का प्रभाव सिर्फ राम तक सीमित है, तो इस बात को हम एक्टिव वॉइस में कहें। सीता खाना पकाती है तो सीता का खाना पकाने का प्रभाव सिर्फ उस तक सीमित है, इसको हम एक्टिव वॉइस में कहें। बच्चों जब हम इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं तो आपने गौर किया होगा, कम से कम 90% या 95% तक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव सिर्फ उन व्यक्तियों तक सीमित रहता है। मानो आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो तो जो किंग है, राजा है, वो उसका मेन कैरेक्टर है, उसने क्या क्या किया उस स्टोरी में, सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही आने वाले हैं। यानी हम तुम जो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं वो सारे के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के लिए ही होते हैं। अब पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमारी रोजमर्रा की लाइफ या ऐसे सारे काम जिनका इफेक्ट सिर्फ हम तक सीमित रहे, करने वाले तक सीमित रहे, वो सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखे जाने चाहिए। जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, मैं एक सुंदर कविता लिखता हूं, कोई भी सेंटेंस हो, छोटा सेंटेंस जिसमें कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जिसमें करने वाला कोई छोटा मोटा काम करे, जिसका प्रभाव उसी तक सीमित रहे या फिर कुछ लोगों तक सीमित रहे, वो एक्टिव वॉइस में। अब इसके अलावा जो खास बात है, जो दिमाग में डालने वाली बात है, वो ये 3 बात है। पहली बात है व्हेन द एजेंट इज नॉन और रिलेवेंट। यहां पे एजेंट मतलब आप सब्जेक्ट को मानिए, तो व्हेन द एजेंट इज नॉन, जाना पहचाना हो, और रिलेवेंट और प्रासंगिक हो, यानी उसका जिक्र करना जरूरी हो, तर्कसंगत हो। जैसे रोहित स्टोल अ पर्स फ्रॉम द पार्टी, रोहित ने पार्टी से एक पर्स चुराया। तो रोहित ने अगर पर्स चुराया तो नाम आ गया रोहित ने चुराया। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है, जो एजेंट है, जो डूअर है, जो चुराने वाला है रोहित, वो जाना पहचाना हो गया, सब उसका नाम जानते हैं। तो इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे, रोहित ने पार्टी से एक पर्स चुराया था। बट बच्चों ये पर्स चोरी हो जाता और पता भी ना लगता कि पर्स किसने चुराया। तो हम यही कहते हैं ना कि पर्स पार्टी में चोरी हो गया था, पता तो है नहीं किसने चुराया, बट जब पता है तो हम इसका जिक्र करेंगे रोहित ने चुराया। यानी किसी काम को किसी व्यक्ति ने किया और हमें पता है तो हम उस बात को एक्टिव वॉइस में कहेंगे। नेक्स्ट है मिस्टर मेहरा ओपन दिस हॉस्पिटल इन 1990। मिस्टर मेहरा ने इस अस्पताल को 1990 में खोला। तो हम सबको पता है किसने खोला, मिस्टर मेहरा ने। तो यहां पर मिस्टर मेहरा का जिक्र करना रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, उचित है। तो बच्चों इसका निष्कर्ष ये निकला कि जब हमें पता हो कि डूअर कौन है, एजेंट कौन है, तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखें। नेक्स्ट है When there is no direct object, जब सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहेंगे। जैसे द गर्ल्स चैटेड सेवरल आवर्स, लड़कियों ने घंटों तक चैटेड, बातचीत की। तो बच्चों यहाँ पे वर्ब है चैटेड, बातचीत करना। अब इस सेंटेंस में कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कोई रिसीवर नहीं है। लड़कियों ने चैटेड, बात की, क्या कोई आंसर नहीं आया ना। मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे निकालें, एक क्वेश्चन करें व्हाट, क्या, जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने कहा लड़कियों ने बात की, क्या बात की, कोई आंसर नहीं आया, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में ही कहेंगे। नेक्स्ट है वी आर प्लेइंग इन द पार्क, हम पार्क में खेल रहे हैं। तो बच्चों वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं,
क्या खेल रहे हैं, कोई आंसर नहीं आया, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में ही लिखा जाएगा। अब मानो हम गलती करें, हम ठान लें कि हमने तो हर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो बच्चों वो गलत है। फिर भी आप गलती से इस इन द पार्क को एक ऑब्जेक्ट मान लें और यहां से इसको शुरू कर दें, तो आप क्या कहोगे, इन द पार्क इज बीइंग प्लेड, पार्क खेला जा रहा है। बच्चों बहुत ही फनी हो जाएगा, बहुत ही रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक पैसिव वॉइस के लिए एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको एक्टिव वॉइस में ही कहेंगे। जैसे ही हैज बीन टीचिंग, वह पढ़ा रहा है फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से। तो बच्चों वह पढ़ा रहा है क्या, कोई आंसर नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम एक्टिव वॉइस में लिखेंगे कि वह 10 वर्षों से पढ़ा रहा है। अब बच्चों ये लास्ट वाला बताने से पहले एक बात है जो अभी अभी दिमाग में आई कि मैं उसको मिस कर रहा हूं, बतानी चाहिए। तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि सेंटेंस में सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे मी, हिम, हर, देम। और इसका पता कैसे लगाएं बच्चों, अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे किसे, तो जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है, और इससे भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, यानी इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख के भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इनको बताने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूंगा। फिलहाल आप पहले लास्ट वाला देख लीजिए, व्हेन देयर इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, जब सेंटेंस में कोई इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया हो। बच्चों वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट जरूर लेती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे आई रन 2 किलोमीटर डेली, मैं रोजाना 2 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो बच्चों जो रन वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जो इंट्रांजिटिव होती हैं, जैसे रन दौड़ना, लाफ हंसना, वीप रोना, गो जाना, कम आना। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती। नेक्स्ट है सी गोज टू टेम्पल डेली, वह रोजाना मंदिर जाती है। तो बच्चों जो गो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, हम एक इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचाने बच्चों, उसमें क्या और किसे कभी नहीं लगेगा। जैसे आई रन, मैं दौड़ता हूं, क्या क्या दौड़ता हूं, कोई आंसर नहीं आया ना। सी गोज, वह जाती है, क्या जाती है, किसे जाती है, कोई आंसर नहीं आया। तो ना तो इनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ना इनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रियाएं। तो ध्यान रखना, इंट्रांजिटिव वर्ब वाला सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, क्योंकि पैसिव वॉइस को तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बच्चों इन बिंदुओं को आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। रही बात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, उसका एग्जाम्पल मैं आपको भी बता दूंगा। बच्चों पैसिव वॉइस का यूज कहां किया जाता है वो बताने से पहले थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लो। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। तो बच्चों अब इस मी को आप क्या मानोगे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? नो। ध्यान रखना, ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब के जस्ट पास हो वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो प्रोनाउन वाला हो चाहे वो चीज वाला हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ही लाइक्स मी। तो यहां पे मी इधर आएगा तो आई में चेंज होगा आई एम। एम को लगाया क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट है, आई एम लाइक्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही गेव अ गिफ्ट, उसने एक गिफ्ट दिया। तो बच्चों यहां पे ही गेव, उसने दिया, क्या दिया, अ गिफ्ट दिया। ये वर्ब के जस्ट पास है तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ गिफ्ट वाज गिवन बाय हिम, एक गिफ्ट उसके द्वारा दिया गया था। तो इस सेंटेंस में ये भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सिंगल सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट और वर्ब के जस्ट पास हो, चाहे वो प्रोनाउन वाला हो चाहे वो किसी वस्तु चीज वाला हो। तो इसमें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। बच्चों इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है। ही गेव, उसने दिया, क्या दिया, अ गिफ्ट दिया। किसे दिया, मी, मुझे दिया। तो इस बात को नोट कर लो, क्या से जो आंसर आए वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और किसे से जो आंसर आए वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहोगे सर ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है, किसे पसंद करता है, मी, मुझे। तो फिर ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ध्यान रखना, जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो तो वो जो भी है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यही मी यहां पे डायरेक्ट था और यहां पे क्या है, इनडायरेक्ट। तो जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में आता है। पैसिव वॉइस दोनों से बनाई जा सकती है। जैसे देखिए, अगर मैं मी से बनाऊं तो मी इधर आएगा, किस में चेंज होगा, आई। आई के साथ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, आई वाज गिवन अ गिफ्ट। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को पास रखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हिम।
अब इसको मैं अ गिफ्ट से बना सकता हूं, तो यहां पे अ गिफ्ट आ गया, अ गिफ्ट वाज गिवन टू मी। ध्यान रखना, अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां पे लिया है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाइए, अ गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय हिम। तो आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, मुझे एक गिफ्ट दिया गया बाय हिम, उसके द्वारा। और इसका अर्थ होगा अ गिफ्ट वाज गिवन टू मी, एक गिफ्ट मुझे दिया गया बाय हिम, उसके द्वारा। इसका सेंस भी वही आ रहा है, इसका सेंस भी वही आ रहा है। तो बच्चों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चों अब हम आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि वास्तव में हम पैसिव वॉइस का यूज कब करें। अक्सर होता क्या है कि एक स्टूडेंट जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखता है तो वो हर तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना चाहता है, बट ये गलत है। ध्यान रखना, कुछ खास तरह के सेंटेंस को ही हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं या लिखा जाता है जो वास्तव में पैसिव वॉइस के लायक हो। अब ये पैसिव वॉइस के लायक कौन कौन से सेंटेंस हैं, तो इधर देखिए, व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज कब करें। तो सबसे पहला है व्हेन द एजेंट, एजेंट कौन, सब्जेक्ट, तो व्हेन द एजेंट इज अननोन और इररिलेवेंट, जब हमारा एजेंट सब्जेक्ट अननोन अज्ञात हो या फिर इररिलेवेंट असंगत हो, अतार्किक हो, अप्रासंगिक हो, उसको बताना जरूरी ना हो। जैसे माई पर्स हैज बीन स्टोलन इन द बस, मेरा पर्स बस में चुरा लिया गया। तो बच्चों यहां पर जो सब्जेक्ट है, जो एजेंट है, जो डूअर है, जो चुराने वाला है वो अननोन है, बस में पता नहीं किसने चुरा लिया। मैं तो लास्ट में यही बोलूंगा ना कि मेरा पर्स बस में चोरी हो गया। तो हम इसी तरह से बोलते हैं जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो, डूअर का पता ना हो, एजेंट का पता ना हो कि काम किसने किया, तो हम उस काम से, उस बात से बात को शुरू करते हैं और वो पैसिव होता है। अगला देखिए, दिस रोड इज रिपेयर्ड एवरी ईयर, इस सड़क की हर साल मरम्मत की जाती है। तो बच्चों मरम्मत कोई भी करे, इंपॉर्टेंस किसका है, इस रोड का है। और उसको करने वाला कोई भी हो, भले ही वो अननोन ना हो, लेकिन वो इररिलेवेंट है, असंगत है, अतार्किक है, क्योंकि हमें रोड से मतलब है। तो ध्यान रखना, जब काम एक्शन बहुत हैवी हो जाए, सबका भला करने वाला हो और उसे करने वाला कौन है ये जानने की हमें आवश्यकता ना हो, बस हमें तो सड़क की मरम्मत होनी चाहिए या सड़क बननी चाहिए या पुल बनना चाहिए, कॉलेज खुलना चाहिए, अस्पताल खुलना चाहिए, उसे गवर्नमेंट खोले, कोई खोले, जनता को इससे कोई मतलब नहीं। हम तो ये बोलते हैं ना कि नया कॉलेज खुल गया, अस्पताल खुल गया, सड़क बन गई, पुल बन गया। तो सड़क, अस्पताल, पुल ये सब भारी भरकम काम है जिनसे सबका हित होता है। तो ऐसे भारी भरकम कामों को हम पैसिव में बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई कार वॉज हिट फ्रॉम बिहाइंड, मेरी कार को पीछे से टक्कर मार दी गई। हम यही तो बोलते हैं ना, अरे यार किसी ने मेरी कार को पीछे से ठोक दिया या मेरी कार पीछे से ठुक गई। तो बच्चों यहां पे किसने ठोका कोई जरूरी नहीं है जानना, बट मेरी कार डैमेज हो गई, उसको किसी ने ठोक दिया। तो यहां भी हमारा सब्जेक्ट या डूअर या एजेंट अननोन है। तो ध्यान रखना, जब हमें पता ना हो कि काम किसने किया तो उसका हम जिक्र ही नहीं करते, इसलिए इन तीनों सेंटेंस में हमने बाय का यूज नहीं किया। और आपको एक अंदर की बात बताऊं, सबसे अच्छी पैसिव वॉइस वही है जिनमें बाय का यूज नहीं होता है, यानी इस तरह के सेंटेंस ही पैसिव वॉइस के लिए बने हैं, क्योंकि इनमें व्यक्ति का नहीं काम का इंपॉर्टेंस है, यानी काम को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, When the object is important, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही महत्व का हो, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तुलना करें तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे भारी पड़े तो हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करेंगे, यानी पैसिव में शुरू करेंगे। जैसे अ साइंस फेयर विल ऑर्गेनाइज्ड बाय द साइंस टीचर, ए साइंस फेयर विल ऑर्गेनाइज्ड, एक विज्ञान मेला साइंस टीचर के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा। बच्चों इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, गलतियों से पकड़ने की कोशिश करो। बच्चों इस सेंटेंस में बी आएगा, यहां पे मैंने क्या कहा था, मॉडल वाले सेंटेंस में बी का यूज करेंगे, विल बी ऑर्गेनाइज्ड। अब ये पैसिव है, अगर इसमें बी नहीं था तो ये सेंटेंस रॉन्ग था। तो अ साइंस फेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड, एक विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा बाय द साइंस टीचर, साइंस टीचर के द्वारा। अब यहां पे देखिए इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, डूअर है, एजेंट है, यानी करने वाला कौन है, साइंस टीचर है। और वो करेगा क्या, वो एक साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज करेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पे ज्यादा महत्व, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, ये साइंस फेयर का है। अब उसे जो करेगा उसको हम दिखा रहे हैं, बट लास्ट में हम शुरू किससे कर रहे हैं, साइंस फेयर से। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट भारी पड़ जाए तो हम उस सेंटेंस को पैसिव में कहेंगे, यानी उससे सेंटेंस को शुरू करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी इज ऑलवेज प्रेज्ड बाय हर पेरेंट्स, उसकी हमेशा उसके माता पिता के द्वारा प्रेज्ड, प्रशंसा की जाती है। तो बच्चों देखो इसमें प्रशंसा करने वाले कौन है, हर पेरेंट्स। अब करते क्या है वो, उसकी प्रशंसा। तो ध्यान रखना, यहां पे जो रिसीवर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ज्यादा महत्व का है। वो कर क्या रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो उससे आप सेंटेंस शुरू करो कि उसकी हमेशा उसके पेरेंट्स के द्वारा प्रशंसा की जाती है। नेक्स्ट है, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां,
ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो बच्चों यहां पे ध्यान रखना, डूअर कौन है, एजेंट कौन है, शाहजहां। उसने क्या कर दिया, ताजमहल बना दिया। अब इंपॉर्टेंस किसका है, दुनिया किसको देखती है, ताजमहल को देखती है। तो ध्यान रखना, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, इसका ज्यादा महत्व हो गया, ज्यादा फेमस हो गया। तो इससे सेंटेंस शुरू हुआ, द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें ध्यान रखना, इसका मेंशन तो किया है किसने बनाया, बट इसको हमने लास्ट में डाल दिया, इसको हमने एजेंट के रूप में लगा दिया और इंपॉर्टेंस दिया ताजमहल को, क्योंकि हर व्यक्ति ये कहता है ताजमहल को शाहजहां ने बनाया या ताजमहल को बेगम मुमताज की याद में बनाया गया था। कोई ये नहीं कहता कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था। तो ताजमहल में ज्यादा दम है, यानी ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द एजेंट इज वेल नोन। अब बच्चों देखो यहां पे आप कंफ्यूज मत होना, अननोन हो तब भी पैसिव वॉइस और वेल नोन हो तब भी पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि जब हमको पता ही है कि इस काम को ये फला व्यक्ति ही करता है तो हम उसको नहीं दिखाते। जैसे द थीफ वाज अरेस्टेड यस्टरडे, चोर को कल गिरफ्तार कर लिया गया। किसने किया? पुलिस ने किया। सबको पता है कि चोर को पुलिस ही पकड़ती है। तो बच्चों बाय पुलिस हम नहीं लिखते। ध्यान रखना, ऐसे सारे काम जो हमें पता है कि ये फला व्यक्ति इस काम को करता है तो हम उसको बाय लगा के नहीं लिखते हैं। जैसे देखिए, द पैसिव वॉइस हैज बीन टॉट वेल टुडे, आज पैसिव वॉइस को अच्छे से पढ़ाया गया है। बाय टीचर कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में तुलनात्मक अर्थ में आपको यह बताना है कि भाई महेश गुरुजी तो आप कह सकते हो, बट ध्यान रखना अगर आप एक टीचर के संबंध में कर रहे हो, आप एक क्लास में पढ़ के आ रहे हो, तो आप घर आके नहीं बताओगे कि पैसिव वॉइस को टीचर के द्वारा अच्छे से पढ़ाया गया, या नरेशन को टीचर के द्वारा अच्छे से पढ़ाया गया, या मैथ को टीचर के द्वारा अच्छे से पढ़ाया गया, क्योंकि सबको पता है कि टीचर ही पढ़ाता है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें खूब खूब पता हो कि यह व्यक्ति ही इस काम को करता है तो उसको हम बाय लगा के नहीं लिखते, यानी उसका मेंशन हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। जैसे दवाइयां लिखी गई डॉक्टर के द्वारा, दवाइयां डॉक्टर ही लिखता है तो बाय डॉक्टर नहीं लिखेंगे। हाँ, बट एक बात ध्यान रखना, अगर डॉक्टर बाजार में सब्जी खरीद रहा है तो सब्जी खरीदी जा रही है किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा, वहां आपको दिखाना पड़ेगा। बट अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, बट अगर डॉक्टर दवाई लिख रहा है तो उसका मेंशन हम नहीं करेंगे। उसी तरह से टीचर पे आ जाए, अगर टीचर पढ़ाने के अलावा कुछ और कर रहा है, वहां पे सब्जेक्ट है तो उसको हम बाय लगा के लिखेंगे। और बच्चों आपने गौर किया होगा, इनको बताने के साथ साथ आपको बाय वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी कि बाय कहां लगाते हैं कहां नहीं लगाते। आज के बाद आप खुद जज कर सकते हो कि बाई कहां लगाना है कहां नहीं लगाना, क्योंकि पैसिव वॉइस को बारीकी से हमने देखा ही आज है कि वास्तव में एक्टिव वॉइस कब होता है, पैसिव वॉइस कब होता है, कब हम सब्जेक्ट को दिखाएं कब ना दिखाएं। और एक बात ध्यान रखना, कई बार हम एक लिस्ट लिखाते हैं कि वी, दे, पीपल, ऑल द पीपल, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, नो वन, नोबडी, इनके साथ हम बाई नहीं लगाते, अर्थात इनको पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। बट बच्चों ध्यान रखना, ये सटीक रूल नहीं है, इनका भी जिक्र किया जा सकता है यदि ये इंपॉर्टेंस हो जाए तो, यदि इनको जानना जरूरी हो जाए। ये बात शायद आपको क्लियर नहीं होगी, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ये दो सेंटेंस हैं, दोनों में ही सब्जेक्ट हमारा वी है और दोनों ही एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं। अब हम अपने कॉमन सेंस से खुद पता लगा लेंगे कि कहां तो हम वी को एजेंट के रूप में बाय लगा के लिखें और कहां नहीं लिखें। देखिए, वी सेल बुक्स हियर, हम यहां बुक्स बेचते हैं, तो हम क्या बेचते हैं? बुक्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर हमने फोकस कर दिया। अब यहां पे लगानी है हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर, तो बुक्स आर। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है सोल्ड और हेयर, बस खत्म। बुक्स आर सोल्ड हेयर, बुक्स यहां बेची जाती हैं, बात खत्म। अब बच्चों मैं इसमें ये लगाऊं बाय यस, हमारे द्वारा, बुक्स यहां हमारे द्वारा बेची जाती हैं। कोई ऐसा कहता है क्या? किसी दुकान के साइन बोर्ड के बाहर क्या लिखा होता है? यहां वाहनों की मरम्मत की जाती है, यहां बुक्स बेची जाती हैं, यहां दवाइयां बेची जाती हैं, या वो ये भी लिखते हैं हमारे द्वारा? कोई नहीं लिखता ना, बात खत्म। तो इसमें बाय नहीं आएगा, बाय अस नहीं आएगा, ये सेंटेंस यही खत्म हो जाता है, यानी यहां पे सब्जेक्ट का मेंशन करना जरूरी नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हम क्या खेलते हैं? क्रिकेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज एम आर, तो इज आएगा, क्रिकेट इज प्लेड। अब माना इसमें हमने नहीं लगाया, तो क्रिकेट इज प्लेड डेली, क्रिकेट रोजाना खेला जाता है। बच्चों बहुत सारे टीचर लिखाते हैं कि वी, दे, पीपल, ऑल, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, इनको हम पैसिव वॉइस में बाय लगा के नहीं लिखते हैं। अब बच्चों उस रूल को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे बायस नहीं लिखा। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्रिकेट इज प्लेड डेली, क्रिकेट रोजाना खेला जाता है। बिल्कुल अधूरा सेंटेंस है, कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में हमें यह जानने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है। बहुत अधूरा है, क्रिकेट यहां रोजाना खेला जाता है, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। तो इसमें हम लिखेंगे बाय अस डेली।
बच्चों इस तरह से आज के बाद आप आसानी से पता लगा सकते हो कि किस सेंटेंस में हम बाई के साथ एजेंट का यूज करें और किस में नहीं करें। एजेंट बोले तो सब्जेक्ट, यानी बाई के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखें या ना लिखें। तो बच्चों ये थी पैसिव वॉइस को पढ़ाने की एक दिल से एक ईमानदार कोशिश। वीडियो हालांकि काफी लंबा हो गया, बट मुझे खुशी है कि मैंने आपको पैसिव वॉइस को एक रियल सेंस में बताया। बच्चों मैं इसी तरह से बात की गहराई में जाकर पढ़ाता हूं। अगर आपको ऐसे ही अदर टॉपिक्स की डीप नॉलेज चाहिए, फुल ऑपरेशन चाहिए, तो उन वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना, या फिर वो प्लेलिस्ट में भी हैं। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक तो जरूर करना पड़ेगा, इतनी मेहनत की आपके साथ। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी ये सारी बारीकियां जानने को मिले। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।